हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 और 12 में आए थे। दोस्तों, हमने 2008 का जो पेपर है ज्योग्राफी का उसको हमने डिस्कस नहीं किया है। इसको जब हम लोग 2015 और 16 का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे इसमें हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल अभी। ए लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। दिस फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। वाई? दो रीजन दिए गए हैं। प्रेजेंस ऑफ ओजोन काउजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव टू द अर्थ। दोस्तों, ओजोन जो होता है क्या वो आयनोस्फेयर में होता है? अगर आयनोस्फेयर में नहीं होता तो आखिर वो किस लेयर में होता है? दोस्तों, आयनोस्फेयर में ओजोन नहीं होता। मेरा पहला हो गया गलत। रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ये भी गलत है। मेरा टू भी गलत है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है डी। देखिए, रेडियो वेव जो होते हैं वो इस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, नीचे से जाते हैं ये, और ये आयनोस्फेयर से टकरा करके नीचे की ओर लौटते हैं हमारे ग्राउंड स्टेशन की तरफ। तो देखिए, हमने पिछले वीडियोस में आपको हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके जो लेयर्स हैं उसको हमने डिस्कस किया है। आयनोस्फेयर हमें मिलता है हमारे थर्मोस्फेयर में। इसमें इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो रैपिडली इंक्रीज करता है विद द हाइट। आप जैसे जैसे इस लेयर में, यह है थर्मोस्फेयर, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है वो सन के ज़्यादा नज़दीक है। ये लेयर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है एंड दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है डी। वेस्टरलाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट। ये बता रहा है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ वेस्टरलाइज इन साउदर्न हेमिस्फेयर। दोस्तों, वेस्टरलाइज साउदर्न एंड नॉर्दर्न दोनों हेमिस्फेयर में चलती है, मगर जो साउदर्न हेमिस्फेयर में चलती है वेस्टरलाइज वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो ज़्यादा परसिस्टेंट होती है देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वाई? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? सॉदर्न हेमिस्फेयर हैज़ लेस लैंड मास। सही क्या? जी हाँ दोस्तों, सॉदर्न हेमिस्फेयर में जो ओशियन है वो ज़्यादा है, जो लैंड है वो कम है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सही है। कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सॉदर्न हेमिस्फेयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ये फोर्स कैसे जनरेट होता है? ये फोर्स हमारे ओशियन करंट को, हमारे नदियों के जो धाराएं हैं उनको, और जो विंड्स हैं उनको कैसे अफेक्ट करता है, इसको हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये जो फोर्स है वो सॉदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा नहीं है। मेरा सेकंड जो गलत होगा। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है वन ओनली। देखिए, होता क्या है कि ये हमारा है इक्वेटर, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इसमें है ज़्यादा लैंड, इसलिए जो विंड्स चलती है ना दोस्तों, विंड्स को ज़्यादा रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। चूँकि सॉदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लैंड नहीं है, देखिए ये सब वेस्टरलाइज हैं, ये आराम से पास करती हैं ओशन के ऊपर से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। इसीलिए जो अलग अलग वेस्टरलाइज हैं उनका अलग अलग नाम है। फ्यूरियस 50 है ना, फ्यूरियस 50 है, फिर स्क्रीमिंग वगैरह कुछ नाम रखा है उनका, उनको देख लीजिएगा आप। तो बेसिकली यही कारण है कि वो क्यों स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको बताना है अब कि हमारे पृथ्वी पर कौन कौन से विंड्स परमानेंट विंड्स कहे जाते हैं। आप ये बताइए कौन कौन से विंड्स परमानेंट विंड्स हैं। दूसरा सवाल, मॉनसून विंड जो होते हैं वो किस तरह का विंड है? क्या ये परमानेंट विंड है या क्या ये लोकल विंड है? व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डिजर्ट बेल्ट? पहला है, इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सही क्या? जी हाँ दोस्तों, सही है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। दोस्तों, ये वार्म ओशन करंट के इफेक्ट में नहीं है, ये कोल्ड ओशियन करंट के इफेक्ट में है, इसके इन्फ्लुएंस में है। मेरा सेकंड हो गया गलत। इसी कारण से कोल्ड ओशन करंट के इन्फ्लुएंस में रहने के कारण वो डिसिकेटिंग इफेक्ट होता है वहां पर। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए, वन ओनली। Normally, the temperature decreases with the increase in height from Earth surface. अर्थ के सरफेस से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो घटता है। दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर जाने पर बढ़ता है। ये टेम्परेचर कैसे वेरी करता है इसको हम लोग अभी तुरंत नीचे ग्राफ में देखेंगे। पहले आप समझिए कि अर्थ के नज़दीक, अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर जाने पर घटता है। क्या कारण है? the atmosphere can be heated upward only from अर्थ सरफेस। सही क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है।
जो ऊपर से जो रेज आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ रेज होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसपेरेंट होती हैं, वो आराम से नीचे क्रॉस करती हैं। जब वो धरती से टकराती हैं तो वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेज है वो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो रेज है वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेज में कन्वर्ट हो जाती है। और ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेज है ना, ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। सही क्या दोस्तों, हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर जो होता है वो भारी होता है और ये नीचे ही रहता है अर्थ सरफेस के। मेरा सेकंड गलत हो गया। द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। सही क्या? जहाँ दोस्तों बिल्कुल सही। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका जो डेंसिटी है एयर की वो कमती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कम होता जा रहा है। अर्थ के नज़दीक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो वायु है वो डेंस है। सो मेरा जो थर्ड स्टेटमेंट वो सही है। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 1 और 3, सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके जो 5 लेयर्स हैं उसके मैंने बारे में आपको बताया था। सबसे निचला लेयर है कौन सा? ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर से है सबसे अंतिम में एक्सोस्फेयर। इन सब लेयर में टेम्परेचर कैसे वेरी करता है इसको आप देख सकते हैं। इस मैप को हमने उठाया है हमारा जो एनसीईआरटी है उस किताब से। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग अपनी अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर घट रहा है। फिर जब हम लोग ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिर से बढ़ता है, फिर बढ़ता है। इसी तरह आप देखिए कि अलग अलग लेयर में जो टेम्परेचर है वो अलग अलग तरीके से वेरी करता है। यहाँ पर थर्मो देखिए कांस्टेंट रहा, बढ़ा, फिर और तेजी से बढ़ा, है ना। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि थर्मोस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर जाने के साथ साथ। अगले सवाल पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ये जो रीजन है वो ट्रॉपिकल एरिया में है, उसका क्या क्या गुण है उसके आपको बताना है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इन विंटर ओनली, एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, ए डिफिनिट ड्राई एंड वेट सीजन। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये जो ट्रॉपिकल सवाना रीजन है इसका मेन प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर एक डिफिनिट ड्राई एंड वेट सीजन होता है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है डी। जो जीसेल की बुक है ना, गौचेंगल वाली किताब, इसका जो सेकेंड पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट के बाद वाली पार्ट है ना, उसमें आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। जो अलग अलग क्लाइमेट रीजन है उसके बारे में देखने को मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा। आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है हमारा जो एनसीईआरटी है वो वाला 11th की और 12th की। अभी अगर आप 18 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप 11-12 की जो एनसीईआरटी उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आप अगले साल 2018 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास 6 से, ध्यान दीजिए, क्लास 6 से 10th तक की, पहले आप 6, 7th और 8th ये 3 क्लास का आप एनसीईआरटी पढ़ करके इसका आप नोट्स बना लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट्स बना लीजिए। आप ऐसे नोट्स बनाइए ताकि आपको इन बुक को दोबारा पलटने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद क्लास 9th, क्लास 10th और 11th की और 12th की, ये जो 4 क्लास की जो आपकी जो ज्योग्राफी है ना, इसको आपको किताब से ही पढ़ना है। इसका आपको नोट्स नहीं बनाना है। किनका किनका? 9, 10, 11, 12 का। 11th में 2 किताब, 12th में 2 किताब, तो कितने हुए? 2, 2, 4 और 2, 6। इन 6 बुक को आपको किताब से ही पढ़ना है, इसको आप नोट्स नहीं बनाना। इसको अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको पढ़ना है गो चेलोंग वाली किताब। ये पतली सी किताब है, इसको देख लीजिएगा आप। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई किताब की जरूरत पड़ेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको और किसी बुक की जरूरत है कि नहीं? आप इनको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है यूपीएससी के उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले पा रहे हैं तो आपको और किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर आपको उन सवालों में प्रॉब्लम है तो पहले आप क्या कीजिए? पहले इनको रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप उन किताबों को पढ़िए जो आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि कई लोग सविंदर सिंह की किताब पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। सविंदर सिंह की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, वो काफ़ी अच्छी किताब, इसको पढ़ सकते हैं आप। मगर ये जो किताब है वो काफ़ी मोटी है, इसको आपको सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, चुन चुन के पढ़ना पड़ेगा मेन टॉपिक्स आपको। तो आते हैं सवाल पर। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ग्राउंडनट, सिमम, पर्ल मिलेट। इनमें से कह रहा है कि विच ऑफ द एबव आर प्रिडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप। जो
जिनकी पटवन जो होती है वो बारिश के थ्रू होती है, वहाँ पर जो मोटर वगैरह नहीं लगे होते। कौन कौन से? ग्राउंड सेमम पलमेट। तो दोस्तों इसमें से प्रॉपर्टी है तीनों की, ये तीनों है जो हमारे रेन फेड एरिया में लगाए जाते हैं। मेरा आंसर है डी। अगला सवाल देखिए, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों अभी हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होकर के जाते हैं, तो हमारे पास इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। आप मलक्का स्ट्रेट को डीप कर लीजिए बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, इससे होगा क्या, जो टाइम है वो तो वही रह जाएगा। अगर हम ओपन करते हैं एक नया कैनाल अक्रॉस कराइस्थमस बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी, तो हो सकता है क्या, देखिए ये है हमारा, क्या है, यह है हमारा कराइस्थमस, और अगर आप यहां से एक नहर बना देंगे तो क्या होगा, आपको इतना घूम करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से यहां से पास कर जाएंगे। तो अब आप सोचेंगे कि हम ऐसे सवालों का जवाब कैसे देंगे एग्जाम में। ऐसे सवालों का जवाब आपको देना है एग्जाम में मैप के थ्रू। आपको इंडिया के जो आजू बाजू के एरियाज़ हैं इसको आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने का मतलब ये है कि जब आप मैप देख रहे हो तो ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पर कौन सा सी है, अंडमान जो हमारा जो नॉर्दर्न अंडमान है और जो सौदर्न अंडमान है उसके बीच में कौन सा है ना, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये सब कहाँ पर बसा हुआ है, लक्षद्वीप को और नीचे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको कौन कौन सा जो चैनल उसको अलग अलग बांटता है। तो ऐसे मैप देख करके आप सवाल कीजिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको पता होगा कि ये हमारा इस्थिमस है और ये हमारा अंडमान सी है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गल्फ ऑफ सियाम है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम एक नहर बना दें तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मेरा आंसर है 2। तो आपको मैप देखते रहना है। मेरा आंसर है 2 ओनली, पहला तो गलत है। द लोअर गंगेटिक प्लेन, दोस्तों जो गंगेटिक प्लेन है वो अपर है, लोअर है और मिडिल है। गंगा निकलती है ऐसे बहती है और जाकर के नीचे गिरती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो प्लेन बनाती है, जो मैदान बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गंगेटिक प्लेन। तो जो लोअर गंगेटिक प्लेन है उसमें हम देखते हैं कि क्लाइमेट होता है ह्यूमिड और वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रीजन, वो रीजन जहाँ पर क्लाइमेट ह्यूमिड हो और टेम्परेचर हाई हो, उस क्लाइमेट में हम क्या लगाते हैं, पैडी और कॉटन, वीट एंड जूट, पैडी एंड जूट, वीट एंड कॉटन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो एरिया है वहाँ पर हम लोग कॉटन नहीं लगाते और नहीं लगाते, तो मैंने कॉटन काटा तो मैंने कट गया ए, मेरा कट गया डी। अब मुझे चुनना है बी और सी में से। तो दोस्तों इस एरिया में जो पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है हम वो लगाएंगे, जैसे कि धान हो गया उसको लगा सकते हैं हम लोग। जो जूट होता है इसके लिए हमें काफ़ी अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, तो इसको हम लोग इस डेल्टाइक प्लेन पे, वेस्ट बंगाल का जो प्लेन है वहाँ पर हम लोग ये जूट भी लगाते हैं। मेरा आंसर है सी। The Brahmaputra, Irrawaddy and Mekong rivers originate in Tibet and flow through narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches. Of this river, Brahmaputra makes a U-turn. ब्रह्मपुत्रा ऐसे आती है, U-turn मारती है और ऐसे निकल जाती है, ठीक है, ये आती है यहाँ से ऐसे पास करती है। तो इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया, दिस यू टर्न इज ड्यू टू, क्यों है ये यू टर्न, यहाँ पर आखिर क्या है कि यहाँ से मुड़ गया, आखिर यहाँ पर क्या है जिसने इसको रोक लिया इधर जाने से। तो देखिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज, सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग माउंट हिमालय, जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्शियरी फोल्ड माउंटेन चेन्स, बोथ ए एंड बी एबव। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है कि जो हिमालय है उसमें सिंटेक्सियल बेंडिंग हुई है। देखिए पहली बेंडिंग है यहाँ पर नंगा पर्वत है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न सिंटेक्सियल, ये है नामचा बर्वा पर्वत या नामचा बर्वा है यहाँ पर अगली बेंडिंग हुई है। तो दोस्तों इसी कारण से, इसी बेंडिंग के कारण जो ब्रह्मपुत्रा है वो मुड़ती है। देखिए इसको यहाँ पर इस मैप में, यह ब्रह्मपुत्रा ये ऐसे आया, यहाँ से फिर मुड़ के फिर इंडिया में आ गया, ठीक है। ये आकर कहाँ गिरती है, ये आकर गिरती है हमारे बे ऑफ बंगाल में। आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है बी। A state in India has the following characteristics. Its northern part is arid and semi-arid. Its central part produces cotton. Cultivation of cash crop is predominant over food crop. आपको पहले ये देखना है कि किस राज्य का जो नॉर्दर्न एरिया है वो एरिड है या सेमी एरिड है। तो देखिए इनमें से देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, और यहाँ पर जो
प्रोडक्शन है वो कॉटन का ज़्यादा होता है, इसके सेंट्रल पार्ट में जो होता है प्रोडक्शन कॉटन का ज़्यादा होता है। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये सब हमें देखने को मिलता है हमारे गुजरात रीजन में। इसका जो नॉर्दर्न एरिया है वो एरिड है, और यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स हैं उनको फूड क्रॉप से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। ये राजस्थान ऐसे, तो इस राजस्थान का जो नॉर्दर्न पार्ट है इससे होकर के जो लैटिट्यूड पास करता है, कौन सा लैटिट्यूड? ये होती है लैटिट्यूड। जो लेटा हुआ है वो क्या? लैटिट्यूड। और जो लंबा है वो क्या? यह है लॉन्गिट्यूड। तो इट हैज़ 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। आपको जब इसने कह दिया ये बात कि इसका 80% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। आप देखिए, तो हमारा कौन कौन सा? अरुणाचल है और आसाम है। हिमाचल उत्तराखंड तो हमारे इधर में नॉर्थ में पड़ता है। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट एरिया कंस्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। वो कौन सा स्टेट है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य का 80% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है, और इसका जो नॉर्दर्न है यहाँ पर, और इसका जो अरुणाचल है वो इसके सेम लैटिट्यूड पे बसा होता है, इस साइड में यहाँ पर। आंसर है ए। अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वेटलैंड्स को, तो अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इसको सुन रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक नया टैब खोलिए और वेटलैंड के बारे में जो भी जानकारी है वो आप पढ़ डालिए। इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके और अच्छे अच्छे फायदे क्या हैं हमारे मोमेंट के लिए, इसको देख लीजिए आप। तो देखिए, द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात। गुजरात में जो एरिया है अंडर वेटलैंड इज मोर एज कंपेयर टू अदर स्टेट। सही है क्या दोस्तों? जी हाँ, हमारे गुजरात में और राज्यों के मुकाबले ज़्यादा वेटलैंड है। मेरा पहला सही है। इन इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड। नहीं दोस्तों, ये गलत है। मेरा सेकंड हो गया गलत। मेरा आंसर क्या है? वन ओनली। गुजरात को हम लोग लैंड ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं। वेन यू ट्रेवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग। आपको हिमालय में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं? डीप गॉर्जेस, यूटर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट काउजिंग लैंड स्लाइडिंग। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्रा जो है वो यूटर्न मारती है। कहाँ पर मारती है? हिमालय में ही मारती है। मेरा सेकंड तो सही हो गया। मतलब क्या? टू यहाँ पर भी है, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, मतलब मेरा सी तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पर आपको डीप गॉर्जेस भी देखने को मिलती हैं। मेरा फर्स्ट सही है। और आपको पैरेलल माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलती हैं। इन्हीं माउंटेन रेंजेस होकर के हमारी जो नदियाँ हैं वो पास करती हैं। अभी मैंने बताया था आपको ब्रह्मपुत्र वाले केस में सेकंड सही है और थर्ड सही है। कहाँ कहाँ टू और कहाँ कहाँ थ्री है? 2 4 यहाँ पर है, यहाँ तो 3 है ही नहीं। मेरा बी गलत हो गया। मेरा यहाँ पर ए भी गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है डी। अगर आपको 2 और 3 पता होगा तो आप आराम से डी तक पहुँच जाएंगे। आपको भी ये बताना है कि हमारे जो माउंटेन रेंजेस हैं पैरेलली वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा आपको बताना है। इसके अलावा हमारे हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में है, ध्यान दीजिए, जो भारत में है उसका नाम क्या है? आपको हिंट देता हूँ। हमारी जो सरकार है उसका ये डिसीजन है, उसका ये स्टैंड है कि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो जो भी चोटी इस पीओके में भी पड़ेगी वो हमारे इंडिया का पार्ट मानी जाएगी। समझ रहे हैं? तो अब आप बताइए कि हमारे यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीजेज फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। सही क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। आपको इसके लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी और जो 11th की एनसीईआरटी है इंडिया वाला, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वो आपको देखना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। यह है हमारा इंडिया। ये वाले जो पार्ट है ना मानसून का, ये यहाँ से होकर के आती है, ऐसे आती है, ऐसे एंटर करती है। तो जो भी रीजन इस एरिया में पड़ेगा उसमें बारिश ज़्यादा होगी। जैसे जैसे विंड अंदर की ओर घुसेंगे वैसे वैसे बारिश कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर में जितना भी मॉइस्चर है वो पहले ही बरस चुका होगा। आगे जाने पर एयर में मॉइस्चर कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होगी। इसीलिए अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे ना तो आपका रेनफॉल कम होता जाएगा। मेरा सेकंड भी सही है। आंसर क्या है? आंसर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
यहाँ पर आप ये बताइए कि हमारे भारत में किस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और हमारे साउदर्न इंडिया में किस राज्य में आपको रेन शैडो रीजन पड़ता है, रेन शैडो रीजन पड़ता है, और वो रीजन किस राज्य में है, साउदर्न इंडिया में है वो। Which of the following are cited by scientists as evidence for the continued expansion of universe? अब ये बताइए कि हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू कैसे हुआ, किससे हुआ, बिग बैंग से हुआ क्या? तो आपको बताना है कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, उसके एविडेंस क्या क्या है। हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है? क्योंकि हमने माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट किया है इन द स्पेस, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है रेड शिफ्ट फेनोमेना। देखिए, एक होता है रेड शिफ्ट, दूसरा होता है ब्लू शिफ्ट। दोनों बार हम देख लीजिएगा। अब मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉयड्स इन स्पेस, ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स इन स्पेस। क्या कारण है? फैक्चुअल सवाल है दोस्तों, इसका आंसर है 1 और 2। रेड शिफ्ट हमने ऑब्जर्व किया है, प्लस जो माइक्रोवेव्स हैं उनका हमने डिटेक्ट किया है हमारा स्पेस में। ये दो कारण हैं जिससे हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। आंसर है A, 1 और 2 आर करेक्ट। Consider the following factors: rotation of the earth, air pressure and wind, density of ocean water, revolution of the earth. Which of the above factors influence the ocean current? ओशन करंट को इनमें से कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? एयर प्रेशर एंड विंड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। विंड आपको डिसाइड करता है ओशियन करंट का क्या डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पर है मेरा क्या, यहाँ पर है मेरा ट्रेड विंड्स, ईस्टरलाइज, यहाँ है वेस्टरलाइज। तो देखिए, वेस्टर्न डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है ये साइड, और जो ओशन करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन में भी है इस साइड। देखिए, है ना डायरेक्शन, है ना। तो इसी तरह हमारा जो विंड है वो ओशियन करंट का डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा ट्रेड विंड, ईस्टरलाइज, और यहाँ पर देखिए ये भी हमारा है इसी डायरेक्शन में, है ना। यहाँ देखिए ये ऐसा, ये ऐसा। तो हमारा जो विंड है वो ओशन करंट को अफेक्ट करता है। मेरा सेकंड जो है वो सही है। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जो ओशन वाटर है वो लो डेंसिटी से वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी वाले वाटर की तरफ फ्लो करती है। कहाँ से? हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी वाटर की तरफ फ्लो करती है। मेरा थर्ड भी सही है। मेरा 2, 3 दोनों सही है, वो मैच कर रहा है मेरा बी में और डी में। मैंने काटा ए, मैंने काटा सी। इस तरह आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। अगर मैं ए और सी को एलिमिनेट नहीं कर पाता तो मेरे आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 0.25। ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है। अब अगर मैंने 2 एलिमिनेट कर दिया तो क्या हुआ? मेरे आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.5 हो गई, आधी आध हो गई। अब सही होगा या गलत होगा? देखिए, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये भी एक बड़ा कारण है हमारे ओशन करंट के डायरेक्शन का। 4 भी सही है। 2, 3, 4 कहाँ मिलता है? हमें मिलता है डी में। डी इज द राइट आंसर। अब चूंकि हमें ओशन करंट की बात आ गई है यहाँ पर, तो जो ओशन करंट है वो किस ओशन में कौन सा करंट बहता है देख लीजिए। ये हमारा पेरू करंट है, ब्राज़ील करंट, फॉकलैंड करंट, और यहाँ है हमारा क्रुशितो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, कैलिफोर्निया करंट, अलास्कन करंट। इनमें से कौन कौन से करंट हॉट हैं, कौन कौन से करंट कोल्ड हैं, वार्म एंड कोल्ड, इनको आप देख लीजिए। आपको एग्जाम में से सीधे क्वेश्चन आते रहते हैं। ए team of scientists at national laboratory including those from India created the heaviest antimatter. What is the implication of the creation of antimatter? It will make mineral prospecting and oil exploration easier and cheaper. It will help probe the possibility of existence of a star and galaxies made of antimatter. It will help understand the evolution of the universe. दोस्तों, अगर आप में से किसी भी दोस्त का ऑप्शनल फिजिक्स होगा तो आपको पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत, पेपर 2 में आता है पार्टिकल फिजिक्स, तो पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत आपको जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं आपको उनके बारे में पढ़ना होता है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। तो जो एंटी पार्टिकल से मिल करके जो चीज़ें बनी होती हैं वो क्या होती हैं? एंटी मैटर होती हैं। तो अगर हमने एंटी मैटर का क्रिएशन को हमने पता लगाया तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यह है कि हम जो स्टार्स हैं और जो गैलेक्सी हैं उनका हम एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं।
मेरा सेकंड सही है। इट विल हेल्प अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, कैसे हुआ है इसको हम पता कर सकते हैं, मेरा 2 और 3 दोनों सही है। ये उस समय न्यूज़ में था, आपको इसके बारे में पढ़ना था। अगर आपको पता नहीं कि एंटी मैटर क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं आप। अभी पिछले साल ही न्यूट्रिनो का मास पता करने के लिए न्यूट्रिनो का मास होता है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको न्यूट्रिनो के बारे में चीज़ें पता होंगी, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी। आंसर क्या है? आंसर है बी 2 और 3 ओनली। दोस्तों साइंस एंड टेक में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। आपको कुछ किताबों तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर आपको जो करंट वाला जो चल रहा है ना टॉपिक, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा चल रहा है जीएम क्रॉप वाला टॉपिक, ठीक है, तो आपको इस बारे में ध्यान देना है कि आखिर जीएम क्रॉप होता क्या है, या कैसे बनाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इसके अलावा जो रैंसमवेयर होता है वो क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस कैसे काम करता है, आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो वेबसाइट हैं, वेबसाइट को हमें किस सर्वर पर हमें करना चाहिए, क्या हमें क्लाउड बेस्ड सर्वर पर करना चाहिए होस्ट, या हमें लोकल सर्वर पर करना चाहिए होस्ट। तो आपको उसमें लिखना होता है कि जो क्लाउड बेस्ड सर्वर है उसका फ़ायदा क्या होता है, जो लोकल सर्वर होता है उसका फ़ायदा क्या होता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर किसी किताब में वगैरह में उतना कुछ खास नहीं मिलेगा, इसको आपको इंटरनेट से ही पढ़ना पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी। Which of the above are used as pulse, fodder and green manure? तीनों के काम के लिए लाया जाता है इनको। आंसर क्या है? आंसर है काउपी, ग्रीन ग्राम और पिजन पी। तीनों की प्रॉपर्टी होती है ये दाल होते हैं, इन्हें आप फॉडर में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ग्रीन मैन्योर बना सकते हैं इससे आप। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है डी 1, 2 और 3 ऑल आर करेक्ट। What is the difference between asteroids and comets? Asteroids are a small rocky planetoids while comets are formed of frozen gases हेल्ड टुगेदर बाई रॉकी एंड मेटलिक मटेरियल। सही क्या? जी हाँ दोस्तों, ये सही है, मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वेनस एंड मरकरी। दोस्तों ये हमें नेपच्यून के आगे मिलता है, मतलब कि जो कुपियर बेल्ट है ना, देखिए ये हमारे 7 ग्रह, इसके अंदर जो भी हैं वो, इसके बाद जो अंतिम ग्रह है ना, देखिए हम लोग ऐसे याद करते हैं, JSUN, जे हो गया जुपिटर, ए सैटर्न, यूरेनस एंड एन नेपच्यून। इसके आगे कौन कौन से ग्रह हैं? इसके आगे है हमारा मार्स, अर्थ, ये क्या है? ये है वेनस और ये है मरकरी, ठीक है। तो इसके बाद जो बेल्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं कुपियर बेल्ट। इसी एरिया में आपको कॉमेट्स मिलते हैं। मेरा सेकंड गलत हो गया। कॉमेट शो ए परसेप्टेबल ग्रोइंग टेल। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें पूंछ दिखती है, ऐसा होता है कॉमेट, ये होता है, ऐसे होती है कॉमेट, ये होती है इसकी पूंछ जो कि ग्लो कर रही होती है। वाइल एस्ट्रॉइड्स डो नॉट, इनके पास नहीं होती है ऐसे पूंछ। थर्ड सही है मेरा, 1 और 3, बी इज द करेक्ट आंसर। If a tropical rainforest is removed, it does not generate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because what? The soil of rainforest is deficient in nutrients. जी हाँ दोस्तों, जो ह्यूमस होता है वो न्यूट्रिएंट में डिफिशियंट होता है, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर जो ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर होता है हाई, इसीलिए जो डिकम्पोजिशन होती है वो ज़्यादा फास्ट होता है। जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट प्लस हाई टेम्परेचर, इस कारण से जो क्या डिकम्पोजिशन है वो होती है वो हाई होती है और वहाँ पर ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है और जो मिट्टी होती है वो न्यूट्रिएंट में डिफिशियंट होती है, इस कारण से। अब हम लोग बी, सी और डी को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं? देखिए, प्रोपगेशन ऑफ ट्री इन अ रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी, ये गलत है। रेन फॉरेस्ट स्पीसीज ग्रोस स्लो ग्रोइंग, ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में इंसुलेशन मिलता है, उनको तेज़ी से ग्रो करना चाहिए। थर्ड मेरा गलत है। एक्जोटिक स्पीसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट, ऐसा नहीं है, मेरा बी, सी और डी गलत है। मेरा आंसर है ए। जो सॉइल है इन रेन फॉरेस्ट की, उनमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो काफ़ी डिफिशिएंट होता है, कम होती है काफ़ी। और एक कारण ये भी है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या होगा? रेन काफ़ी ज़्यादा होगा। जब रेन काफ़ी ज़्यादा होगा तो जो बारिश की जो बूंदें हैं वो पड़ेंगी मिट्टी पर, मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट हैं उसको वो धुल करके नीचे लेकर चली जाएंगी, वहाँ पर लीचिंग होगी उन मटेरियल्स की, उन न्यूट्रिएंट्स की। इसका आंसर है ए।
Salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and mineral. यह है जमीन, यहाँ पर आपका पानी इकट्ठा हुआ है, पानी उड़ गया और जो मिनरल्स है वो इसी मिट्टी पर रह जाएंगे, इसे हम लोग कहते हैं सैलिनाइजेशन. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड? क्या अफेक्ट होता है इसका? इट ग्रेटली इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन. नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, गलत है ये. इट मेक्स सम सॉइल इम्परमेबल. जी हाँ दोस्तों, सही है ये. इट रेज वाटर टेबल. ऐसा कुछ नहीं है. इट फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल विथ वाटर. ये भी गलत है. आंसर है बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? आखिर हम मिक्स्ड फार्मिंग में करते क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कल्टीवेशन है क्रॉप का वो साथ करते हैं हमारे जानवरों के पालन पोषण के, मतलब हम खेती बाड़ी भी करते हैं और जानवरों को हम लोग पालते पोसते भी हैं. इससे क्या होता है, हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो लाइव स्टॉक्स हैं, वो हमारे लिए इंश्योरेंस का काम करते हैं. अगर हमारी कोई फसल खराब हुई भी तो हम लोग गाय से या जो बछड़े होते हैं उसको बेच करके हम लोग अपना मुनाफा कमा सकते हैं, हम लोग घर बार चला सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एनिमल के रियरिंग और क्रॉप कल्टिवेशन दोनों एक साथ होता है. मेरा आंसर है सी. द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. देखिए नीचे ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर. ऐसे होती है, ट्रोपो के बाद ऊपर होती है. स्ट्रेटोस्फेयर का जो निचला लेयर है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें चलती है हवाई जहाज एयरक्राफ्ट. वो काफ़ी इजीली और काफ़ी स्मूथली चलती है. क्या कारण है? देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर ट्रांसफेयर. सही है क्या दोस्तों? ये सही है. वहाँ पर क्लाउड्स नहीं पाए जाते और जो सारी जो मौसम वाली चीज़ें हैं, बारिश वगैरह, तूफान, आंधी वगैरह, वो सब ट्रोपोस्फेयर में होती है. देयर आर नो वर्टिकल विंड. कोई वर्टिकल विंड नहीं होती वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर टर्बुलेंस नहीं होती. वहाँ पर हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं, इसलिए वो जहाज को ज़्यादा तेज उड़ा कर ले जाती हैं. मेरा फर्स्ट सही और मेरा सेकंड भी सही. मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया यूपीएससी प्रीलिम्स के ज्योग्राफी वाले को, वो क्वेश्चन जो कि 2011 और 2012 में आए थे. आपको इसे कैसा लगा फिर बताइए. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.